अब देखिए, मैंने कल क्या पढ़ा किया था आपको, जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा उसका लिंक जो है ग्रुप में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से या अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे ज्ञात करते हैं जी। लिंक डाल रखे हैं मैंने ग्रुप में, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। अब तो एक बात बताओ, जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, मेरे पास दो नंबरों का सम है 27, दो नंबर को जोड़ के 27 आता है। अगर इसमें से एक 20 है तो दूसरा क्या है, 7 है, दूसरा क्या होगा, 7 होगा। कैसे पता चलेगा, 27 में से तो जब 20 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, 27 में से 20 घटा करके 7 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं पहला मान लूं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, ऐसे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे इसे कि माना पहली संख्या, पहली संख्या तो मान लोगे आप x, ठीक है। और माना दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आप लिख लोगे 27 माइनस एक्स, इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे ऐसे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे लिख देंगे आप। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिनका तथा गुणनफल इनका 182 है, दो संख्याएं जिन्हें जोड़ के तो 27 आता है, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो आपका 182 है। मतलब एक संख्या ये है x और दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। अगर आप इन्हें जोड़ोगे, एज पर क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 182 है। अब कैसे करोगे, सबसे पहले तो बनाओ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनाओ, और उसके बाद जो है फिर हम इसे हल करेंगे। तो हमने किया, x की 27 में गुना करी, 27x आ गया, और प्लस की माइनस में करी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x की गुना x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर में 182 आ जाएगा। अब क्या करोगे, जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसे सबसे आगे रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। फिर ये है 27x, ये प्लस का है, प्लस का 27x है ना, और ये जो प्लस का 182 है, इसे इधर ले आओ, माइनस का 182 बराबर में 0, इस तरह से लिख देंगे आप। इतना करने के बाद आपने देखा कि शुरू में ही माइनस का निशान आ रहा है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, तो -1 से जब हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। और अगर नहीं लिखना चाहते तो उस चीज को अपने दिमाग में रखिए और इट इंप्लाइज का दैट का निशान लगाइए। अब ये कब करना है हमें, जब शुरू में ही माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा हो, एक्स स्क्वायर पर माइनस लगा हुआ हो, तब काम हमें ये करना है कि इट इंप्लाइज दैट का निशान लगाएंगे। जो संख्या माइनस की है उसे प्लस में बदल देंगे, जो प्लस की है उसे माइनस में बदल देंगे, और जो माइनस की है उसे प्लस में बदल देंगे। और आपको ये पता है कि जीरो ना प्लस का होता ना माइनस का होता, जीरो ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब जो है ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई ना अब ये। अब आपके पास है 182, एक यहाँ पर है एक, 182 की एक में गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 182 के आप करोगे ऐसे गुणनखंड
182 के ऐसे गुणनखंड कर दोगे, ऐसे फैक्टर कर दोगे जो जोड़ करके तो आपका आ जाए 27, यहाँ पर x रह गया 27 x लिखना है इसे, और जोड़ करके तो आ जाए 27, लेकिन मल्टीप्लाई करके गुणा करके आपका 182 ही आना चाहिए। तो कैसे करोगे, 2 × 18 2 × 2, ठीक है। फिर ये जो है हमारा 91, ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 7 एकम 7, 7 से 21, और 13 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर 13 एकम 13। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जोड़ करके आना चाहिए हमारा 27, तो हमने किया 2 7 14, और 14 गुणा 13 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182, और 14 में अगर 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 27, है ना। तो ये हमारे गुणनखंड रहे। तो अब हमें क्या करना है, यहां से करेंगे x² माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे आप 27 की जगह पर, जैसे कल बताया था, क्या लिख दोगे, 14 + 13, है ना, 14 + 13 प्लस का 182 बराबर में 0, ठीक। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, x² माइनस x की गुणा अंदर करो, x की 14 में करो, 14x, और माइनस प्लस माइनस x की 13 में गुना कर दो, 13x हो जाएगा, और प्लस का 182 बराबर 0। अब बना दोगे दो दो के समूह, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। यहां से तो निकल करके आएगा x कॉमन, यहां से तो निकल करके क्या आएगा कॉमन, x, तो यहां से आ जाएगा x, और यहाँ बचेगा आपका x, और यहाँ बचेगा आपका 14, ये आ गया आपका x माइनस 14। और यहाँ पर देखो 13 से ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, तो 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 13 गुणा 14 है 182, इसका मतलब 182 13 से कट जाएगा कितनी बार, 14 बार, है ना। तो आप ले लोगे -13 कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा आपका x, और ये निशान जो है प्लस का, माइनस का निशान बाहर आने पर ये निशान बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का, और इस तरीके से आ जाएगा हमारा 13 से 14 बार कट जाएगा 182 बराबर में 0। अब ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि गुणनखंड विधि से जब हम ये सवाल हल करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं, है ना। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन करने में कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, ठीक है। तो ये आ गया आपका x माइनस 14, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 13। जो सेम ब्रैकेट है उसको एक जगह लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या बच रही है वो, और इस ब्रैकेट के बाहर जो संख्या बच रही है वो, बराबर में 0। अब क्या करोगे, अब कर दोगे इफ, या यदि लिख सकते हो कि x माइनस 14 बराबर में 0, पहले एक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखोगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 14, और इसी तरीके से इफ x माइनस 13 बराबर में 0, तो x बराबर में आ जाएगा प्लस का 13, ठीक है। एक बार x बराबर 14 आ गया, एक बार x बराबर 13 आ गया। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं प्लस की है, तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहली संख्या तो हो सकती है, देखो पहली संख्या तो हो सकती है आपकी बराबर x बराबर या तो 14 हो सकती है, या 13 भी हो सकती है ना। x का पहली संख्या x है ना, तो पहली संख्या आपकी 13 भी हो सकती है या 14 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों संख्याएं प्लस में है। और दूसरी संख्या जो हो सकती है, दूसरी संख्या जो हो सकती है वो देखो, 27 माइनस 14 करोगे 13 आ जाएगा, और 27 माइनस 13 करोगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 14 लिख रखा है तो दूसरी संख्या 13 लिखोगे, और अगर आपने पहली संख्या 13 लिख रखी है तो दूसरी संख्या 14 लिखोगे, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, कोई बात समझ में ना आई हो, ठीक है। जिनका नहीं हो रहा है वो नोट कर लो, और बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रम इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose whose sum of whose square is 365, जिनके वर्गों का योग हमारा 365 हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मैंने बताया था क्रमागत या कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। जब आप लिखेंगे क्रमागत तो आप लिखेंगे माना दो, बताया था ना ये पहले दिन बताया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये लिखोगे x और x प्लस 1, है ना।
अगर 3 होते तो लिखते x x+1 x+2, इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे लेट 3 सॉरी 2 है ना, 2 हैं, 2 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर जो है आपके पूर्णांक आपके प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, है ना। तो इसलिए इसने स्पष्ट कह दिया हमसे, क्या कह दिया कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, यानी कि प्लस वाले लेने हैं, धनात्मक लेने हैं। अगर एक नंबर माइनस में आएगा तो वो जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अमान्य। ठीक है। अब जो इसने क्वेश्चन में कहा ये तो हमने ले लिए, अब इसे कहा जिनके वर्गों का योग 365 हो। कहने का मतलब ये है कि आप एज पर क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या बात लिखेंगे आप कि ये आपका पहला इंटीजर है, पहला पूर्णांक है, उसका स्क्वायर करोगे, और ये जो दूसरा पूर्णांक है x+1 इसका स्क्वायर करोगे और इनका कर दोगे योग, जो कि है 365। बात आई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये x² तो आपका ऐसा कैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, तो समय क्या लग जाएगी। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या आप लिख सकते हो a² + 2ab + b², दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि a की जगह है x का स्क्वायर, प्लस b की जगह है 1 का स्क्वायर, प्लस 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1, तो 2ab हो गया, है ना, 2ab, और बराबर में हो गया हमारा 365 हो गया। आगे क्या करोगे, देखो x² और x² कितना हो गया, 2x² हो गया, प्लस 2 एकम 2x, इसको लिख दो यहाँ पे 2x आ गया, और ये जो आपका +1² है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, है ना। समझो देखो दोबारा से, x² और x² कितना हो गया, 2x², 2 एकम 2x लिख दिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद +1 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, है ना। इनके किसी के भी मैंने निशान चेंज नहीं करे, क्योंकि मैंने इनकी साइड चेंज नहीं करी। लेकिन ये जो प्लस का 365 है, इसकी निशान इसकी साइड चेंज करूंगा मैं तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस का 365 आ जाएगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करूं, ये आ गया आपका 2x² प्लस का 2x, और इसको सॉल्व कर दो, 365 में से एक घटा दो, 364 बचेंगे, 364 बराबर में 0। अब आगे देखो, देखो 2 से आपका ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, और ये भी घट जाएगा। देखो इसे करने के दो तरीके हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, या तो आप लिख दो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, या आप लिख दो 2 कॉमन ले लो, जब भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, लाइन सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख करके अपने काम को खत्म कर देते हैं, कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, इंग्लिश में लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 2 से डिवाइड करा, 2 से भाग करा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x², 2 से 2 कटा, क्या बचा, x बचा, और 2 से इसे भाग करी मैंने, माइनस लगाया, 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4 बराबर में 0। 0 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए वो ऐसे का ऐसे ही 0 का 0 ही रखा गया है। ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब 182 आ गया, 182 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटा करके, देखो पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो हम क्या कर रहे थे कि प्लस करके बीच वाला नंबर ला रहे थे जो एक्स के साथ है, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर माइनस है, कल बताया था मैंने। तो माइनस होने की वजह से यहाँ पर 182 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जो घटा करके, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर जहां x का गुणांक नहीं है वहां पर क्या है 1 है, तो जो घटा करके 1 आ जाए। तो 182 के अभी तो करे थे हमने फैक्टर, कैसे करे थे, देखो यहाँ कर देता हूँ इसके इस साइड, ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो 2 अट्ठे 2 में 18, 2 एकम 2, फिर 7 से कर दिया था, 7 एकम 7, 7 के 21, और फिर 3 13 एकम 13 हो गया था। अभी करा पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ था वो। तो 2 सत्ते 14, और ये 13, तो 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा, लेकिन 14 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हो गया काम, है ना। तो x² और प्लस यहाँ 1 है, ये मान के चलो कि यहाँ पर 1 है ना, और आपने x लिखा, और यहाँ पर लिख लिया आपने 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर में 0 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद
आगे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की कर दो 14 में गुना, कितना आ गया 14x, और प्लस माइनस माइनस एक्स की कर दो 13 में गुना 13x, है ना, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो यह है एक्स स्क्वायर और यह है एक्स यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा। आगे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बचा, प्लस एक्स बाहर ले लिया तो कितना बचा 14 बचा, और माइनस 13 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 13x बचा। यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आएगा तो ये वाला निशान आपका बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 13 से कट जाएगा ये 14 बार, क्योंकि 14 गुना 13 182 है, तो ये आपका जाएगा 14 और बराबर में 0। अब इतना करने के बाद देखो ये x प्लस 14 और x प्लस 14 ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या करोगे आप लिख दोगे ऐसे कि x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट पे लिख दोगे आप यहाँ से इस ब्रैकेट से x और इस ब्रैकेट से माइनस 13, इस ब्रैकेट के बाहर x है और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 13 है, तो x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद इफ कर दो, यदि कर दो दोनों के ब्रैकेट के लिए, इफ x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, और अगर तुम करोगे इफ x बराबर में x माइनस का 13 बराबर में 0 तो आपका जाएगा x बराबर प्लस का 13। अभी सवाल क्या था, सवाल ये था कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने थे, धनात्मक यानी प्लस, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है। अब ये आ गया माइनस में x का मान, है ना, तो ये वाला माइनस जो है ऋणात्मक होता है, धनात्मक लेना है हमें तो धनात्मक है ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा अमान्य, यानी कि ये हो जाएगा हमारा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13, और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, आपने क्या लिए थे, आपने लिए थे x और x प्लस 1, तो आप लिख देंगे x प्लस 1, और आपको x का मान 13 लिखना है, 14 नहीं लिखना है, क्योंकि 14 माइनस में है, तो एक आ जाएगा इस तरीके से 13 और 13 प्लस 1, तो इस तरीके से आ जाएगा 13 14। क्रमागत पूछ रहा था ना, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले जो एक के बाद एक आते हैं। देखो 13 और 14, 13 और 14 का अगर तुम स्क्वायर करके 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 अगर तुम इन्हें जोड़ोगे तो तुम्हारा 365 ही निकल करके आएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे और इसे आप नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप कमेंट कर देंगे, और कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ लो। अब देखो एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। हमने क्लास 9 के अंदर, क्लास 8 के अंदर खूब पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 7 में खूब पढ़ा। RHS सर्वांग समता नियम पढ़े थे हमने, राइट एंगल समकोण कर्ण भुज सर्वांग समता नियम। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है। अब इसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, वो कर्ण कहलाती है, और इंग्लिश में उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसके नीचे वाली भुजा, देखो अब ये तो जो आधार है वो तो डिपेंड करता है कोण पर। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो आधार ये रहेगा, और ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लेकिन अगर कोण इधर बन रहा है तो फिर आधार लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा। ये सारी बात डिटेल में बताई जाएगी चैप्टर नंबर 8 में, क्योंकि वहां पर जो है आपका त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में राइट ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आधार और लंब किस तरह से चेंज होते हैं वो हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो लंब है, लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई या अल्टीट्यूड भी कहते हैं, इंग्लिश में ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं, और राइट ट्रायंगल को आप कहते हैं क्या,
समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसने हमसे कहा द अल्टीट्यूड ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मैंने तुमसे ये कहा था कि जिससे कम कहा जाए उसे ही मानना है, या जिससे अधिक कहा जाए उसे ही मानना है। किससे कम है? आधार से। किससे लेस है? बेस से, देन इट्स बेस। तो आपको आधार को ही मानना है। आधार मानो, ऐसे लिखो, माना आधार। आधार, या आप लिख सकते हो इंग्लिश में लेट बेस इक्वल टू एक्स। आधार बराबर एक्स। ठीक है, और तो फिर ऊंचाई जो आ जाएगी, जो अल्टीट्यूड आ जाएगा, जो ऊंचाई आ जाएगी आपकी, ऊंचाई या अल्टीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा इससे, अल्टीट्यूड इससे जो है 7 सेंटीमीटर कम आ जाएगा। बेस से, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब कम के लिए क्या करोगे? माइनस कर दोगे, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर ये लिखा जाएगा। अब इसने कहा कि जो कर्ण है, कर्ण है, अब देखो आधार यानी कि बेस, ये हो गया आपका, कितना हो गया? x हो गया। ऊंचाई या लंब, या जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वो हो गया हमारा x माइनस 7। ठीक है, और जो हमारा क्या हो गया, कर्ण जो है हमारा, वो हमें दे रखा है इसने कितना? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइपोटेन्यूज में 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 13 सेंटीमीटर दे रखा है ये। ठीक है, तो आपका आधार, लंब और कर्ण दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अगर कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो तो आप अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये बताओ कि जो ऊंचाई है और जो आपका आधार है वो एक्चुअल कितने हैं, एक्चुअल में कितने वैल्यू है उनकी। ये तो इसने बता दिया कि आधार जो है, जो आपका ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन एक्चुअल में क्या वैल्यू है वो बतानी है हमें। ठीक है, तो आप ये जानते हो, या आप आगे जानोगे, या आपने पहले पढ़ रखा है कि हम, हमारे पास होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, हम इंग्लिश में कहते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश में लिख देंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम ये जानते हैं फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति में ये कई कई जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि जब भी समकोण त्रिभुज आता है तो उसके अंदर एक प्रमेय लगता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो कर्ण, जब मैं इसे इंग्लिश में लिख दूं एक बार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं इसमें कर्ण की, तो कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे 13 का स्क्वायर बराबर, लंब है आपके पास x माइनस 7, एक्स माइनस 7 उसका स्क्वायर कर दो, x माइनस 7 का स्क्वायर कर दो, और फिर क्या कर दो? प्लस लगा दो, प्लस बेस, बेस यानी कि जो है आपका x है, आधार आपका x है, x का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 हो गया। 13 का स्क्वायर याद कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है। स्क्वायर कम से कम 30 तक तो याद रखो ही, ताकि हम कैलकुलेशन को आसानी से कर सकें, नहीं तो इन्हीं में उलझे रह जाओगे और जो है एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, है ना, ए बी, 2ab हो गया। और फिर जो आपका एक्स स्क्वायर है ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, तो आपका 169, ये आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये लिख दो, एक्स वाली टर्म लिख दो, फिर माइनस 2 सत्ते 14x हो गया, और ये जो प्लस का 7 स्क्वायर है ये हो गया आपका 49। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से लिख दिया इसे, कि पहले आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर आपने जो है ये एक्स वाली टर्म लिख दी, और फिर आपने अचर पद लिख दिया सबसे बाद में। नहीं, निशान नहीं बदलने का इसमें, क्योंकि साइड नहीं बदली हमने। हाँ, ये माइनस का 14x है। हाँ, इसको 169 को इधर लेकर के जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब बात है। क्या आप लिख दोगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये जो प्लस का 169 है ये आपका माइनस का 169 हो जाएगा,
और बराबर में लगा दोगे 0। ठीक है, अब लगा दो इट इम्प्लाइज दैट का निशान और लिखो 2x² माइनस का 14x 169 में से घटाओ 49, कितने बचे 120, है ना, 120 बचे बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो संख्या है ये भी 2 से कट जाएगा, और ये जो 14 है ये भी 2 से कट जाएगा, और ये जो है 120 ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है दोनों तरफ, जैसे पीछे लिखा है हमने, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, देखो सवाल होने के लिए यहाँ से भी हो जाएगा 120 240 का फैक्टर जो घटा करके 14 आ जा, सवाल वहां से भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन इजी हो जाता है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा x², 2 सत्ते 14x, 7x आ गया और माइनस 60 आ गया बराबर में 0। 2 से 60 बार कट जाएगा ना 120। इसके बाद अब 160 के ऐसे गुणनखंड कर दो जो घटा करके 7 आ जाए। ठीक है, 60 के ऐसे गुणनखंड कर दो, 60 के ऐसे फैक्टर कर दो जो घटा करके आ जाए हमारा 7, 7 आ जाए, 2 क्या 6 0 का 0, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, है ना, अगर 12 और 5 तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, 7 बचेंगे। तो बस हो गया सवाल, इतने तो करना होता है आपको। इसके बाद क्या करोगे, x² माइनस x ले लोगे कॉमन और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 5, है ना, माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। बताओ क्या दिक्कत हुई, आगे देखो तो फिर x² माइनस x की कर दो 12 में गुना, 12x माइनस माइनस प्लस x की करो 5 में गुना 5x और माइनस के 60 बराबर में 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से कॉमन ले लोगे और यहाँ से कॉमन ले लोगे, है ना, दोनों में कॉमन ले लोगे यहाँ पर, तो x कॉमन आ जाएगा पहले दो पदों में, तो बचेगा आपका x माइनस यहाँ से बच जाएगा आपका 12 बराबर, फिर इसके बाद इनमें से ले लो प्लस 5 कॉमन, 5 यहाँ बचेगा x और माइनस, देखो मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आता है तब निशान चेंज होता है ये, लेकिन अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान आ रहा है तब ये निशान चेंज नहीं होगा। तो आप 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट आ गए हैं सेम, तो यहाँ से लिख दोगे तुम x माइनस 12 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो अब करोगे तुम इफ, अब कर दोगे तुम यदि, है ना, इफ कर दोगे तो यहाँ से क्या करोगे, कर दोगे इफ x माइनस 12 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 12, है ना, प्लस का 12 आ जाएगा, और तुम करोगे इफ x प्लस, या यहाँ लिख देता हूँ इसको नीचे की तरफ, इफ x प्लस 5 बराबर में 0 करोगे तो x बराबर में तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 5 है, दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस का 5। अब एक बात सुनो, ये संख्या माइनस में आई है, ये संख्या कैसे आई है माइनस में, और जो हमारे x हैं वो है हमारी भुजाएं, x क्या है हमारी भुजा है, और भुजा जो होती है चाहे वो किसी भी की भी भुजा हो, त्रिभुज की हो आयत की हो, वो कभी भी माइनस में नहीं आया करती, भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं हुआ करती, तो इसलिए ये तो हो गया हमारा अमान्य नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका आधार आएगा, जो आपका बेस आएगा वो तो आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी ऊंचाई आएगी यानी कि जो आपका अल्टीट्यूड आएगा वो आ जाएगा आपका x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से नोट करेंगे इसे, सॉरी, हाँ ये माना नहीं कि इसमें कह नहीं रहा क्या हो कि जो ऊंचाई है वो इससे 12 से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो अगर ये x का मान 12 है, आधार 12 है, तो ऊंचाई तो 5-7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ना, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे।
और आज के लिए इसमें इतना ही रहने देंगे। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसे करेंगे हम कल। और उसी के साथ जो है आपकी जो अगली एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कराए जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 मैंने कराए थे, उसके आगे का एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 कल ये कराए जाएंगे, और एक्सरसाइज 4.3 भी कराई जाएगी, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बल्कि इस चैप्टर की जो है, चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 1 की जो भी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसमें सारी वीडियोस हैं, ठीक है, जितनी भी अभी तक इसकी कराई जा चुकी हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इस वीडियो के ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है, इससे क्वेश्चन नंबर 5 के कराने तक जो है अभी एक्सरसाइज नंबर 4.1 की वीडियो चैनल पर नहीं आई है। तो अभी क्या है, केवल एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 से पहले के जो एग्जांपल हैं, इनकी जो 3, 4, 5 जो एग्जांपल हैं, केवल वो आपको प्लेलिस्ट की लिंक के अंदर मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही वो आते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड होती है, अपडेट होती है, तुरंत जो है प्लेलिस्ट के अंदर वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रहने देंगे, और अब जो है इसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है आपका, उसकी एक लेक्चर नंबर 3 आ चुका है, और आज जो है उसके चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याएं जो है, उसकी आज एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 4 आएगा, शाम को, रात को 8 बजे के बाद, ठीक है ना। 8 बजे आ जाए, 8:30 बजे आ जाए, 8:45 बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, 8 से 9 के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप उनको भी देख लेंगे, और बस आज के लिए इतने रहने देंगे, और सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है जी।